बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको कारतूस पाठ, जो गद्य पाठ खंड का जो आखिरी पाठ है कारतूस, वो लघु एकांकी है, मैंने उसको आपको पढ़ाया, जिसमें एक जाबाज सिपाही वज़ीर अली की घटना है, जो अंग्रेज़ कर्नल के खेमे में घुसकर कारतूस लेके आता है और अपना परिचय देता है कि मैं ही वज़ीर अली हूँ, जिसे ढूंढने के लिए तुम लोगों ने हफ्तों से जंगल में खेमा डाल के रखा है। चूँकि तुमने मुझे कारतूस दिया, इसलिए मैं तुम्हारी जान बख्शता हूँ। जिसको सुन के जो कर्नल रहता है, एक सन्नाटे में आ जाता है कि कोई इतना भी जाबाज हो सकता है। तो वज़ीर अली एक ऐसा जाबाज सिपाही है जिसकी एकांकी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया है। अब मैं आपको इसके प्रश्नों को कराने चल रही हूँ, तो आप भी मेरे साथ तैयार होइए और हम एक के बाद एक प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, आपको समझाते हैं। तो आप कॉपी किताब सब तैयार होकर के मेरे साथ शुरू हो जाइए। पहले मौखिक प्रश्नों को, फिर लिखित प्रश्नों को आपको कराऊंगी। तो बच्चों, मैं आपको सबसे पहले मौखिक प्रश्नों पर ले आती हूँ। मौखिक प्रश्न पर मैंने आपको कहानी दोबारा इंट्रोडक्शन के रूप में, हल्का सा परिचय के रूप में बता दिया है कि वज़ीर अली कितना जाबाज था, और कथा आप पहले वीडियो में देख चुके होंगे पूरी कहानी को। तो आगे बढ़ते हैं मौखिक प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, कर्नल कालिंज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? तो सीधी सी बात है, कर्नल कालिंज का खेमा जंगल में इसलिए लगा हुआ था ताकि वे वज़ीर अली को पकड़ सकें, जिसने उनकी नाक में दम कर रखा था। तो यही इसका उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, वज़ीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? तो सीधी सी बात है कि वज़ीर अली से सिपाही इसलिए तंग आ चुके थे क्योंकि जिस वज़ीर अली को पकड़ने के लिए जंगल में हफ्तों से खेमा डाल रखा था, उसे पकड़ना तो दूर, उसे पता लगाना भी उनके लिए मुश्किल था। उसका कहीं अता पता नहीं चल रहा था, और जंगल की ज़िंदगी से जो सिपाही थे वो बिल्कुल तंग आ चुके थे। तीसरा प्रश्न है इसका मौखिक का, कर्नल ने सवार पर नज़र रखने के लिए क्यों कहा? तो इसका उत्तर आपको समझा दूं। कर्नल ने सवार पर नज़र रखने के लिए इसलिए कहा क्योंकि आने वाला सवार वज़ीर अली का कोई सैनिक या सहायक हो सकता है, जो उसकी खबर लेके आ रहा है, उसे पकड़वाने में मदद कर सकता है। इसी उम्मीद को जानने के लिए वे कर्नल कहते हैं कि सवार पर नज़र रखो। अब जो चौथा प्रश्न है मैं वो आपको बताऊं। चौथा प्रश्न है, सवार ने क्यों कहा कि वज़ीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? सवार यानी कि वही सवार जो घोड़े के टापों से, घोड़ों पर सवार होकर घोड़ों की टापों की आवाज़ और धूल उड़ाते हुए कर्नल के खेमे में घुसा था, उसी की बात हो रही है। तो प्रश्न 4 में पूछा गया, सवार ने क्यों कहा कि वज़ीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? तो इसका उत्तर ऐसे होगा, क्योंकि वो वज़ीर अली खुद ही था, तो उसने समझा दिया, लेकिन फिर भी उत्तर मैं बताती हूँ। घोड़े पर आया सवार कोई और नहीं था बल्कि स्वयं वज़ीर अली था, जो अपनी जान की परवाह किए बिना कर्नल के खेमे में घुस जाता है, धमका देता है, और साथ ही साथ ये भी कहता है कि वज़ीर अली को पकड़ना इतना आसान नहीं, उसकी गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है। वो अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए दूसरों की जान भी ले सकता है और जान दे भी सकता है, तो उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। ये कहकर सवार ने कर्नल को डरा दिया। अब मैं बढ़ती हूँ लिखित प्रश्नों की तरफ। लिखित प्रश्न का जो प्रश्न है 25 से 30 शब्दों वाला, मैं उनकी चर्चा करती हूँ। पहला प्रश्न है इसका, वज़ीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती है?
प्रश्न में दोहरा दूं। प्रश्न है, वज़ीर अली के अफसाने सुनकर, अफसाने बातचीत कहानियाँ, वज़ीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, वज़ीर अली के जो अफसाने थे उनको सुनकर कर्नल को ऐसा लगता था कि वो वज़ीर अली नहीं है बल्कि रॉबिन हुड है। तो रॉबिन हुड की याद उनको आ जाती है। क्यों? क्योंकि वज़ीर अली बहुत साहसी था, दिलेर था, हिम्मती था, चतुर और चालाक था। तो उन्हें लगा कि ये जो है वज़ीर अली नहीं है बल्कि इसकी जो कहानियाँ हैं वो पूरी तरीके से रॉबिन हुड से मिलती जुलती हैं। तो यही सब सोच करके कहा। उसके मन में कंपनी शासन और अंग्रेज़ों का भय नहीं था, वो बिल्कुल डरता नहीं था। उसने कंपनी के वकील की कैसे हत्या की थी वो मैंने आपको कहानी में इससे पहले वाले वीडियो में बताया ही है कि पूरे घुस कर उसके कमरे में, और जब कंपनी का वकील उन्हें भला बुरा कहता है तो उसने वहीं उनको खंजर निकाल के मार दिया। तो ऐसा दिलेर था वो, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था अंग्रेज़ों का शासन, तो वो उनके खिलाफ़ रहता था और पूरे लाव लश्कर के साथ अंग्रेज़ डेरा डाले हुए उसी जंगल में थे जिसमें वो घूमता था, और सबकी आंखों में धूल झोंक कर वो विजय हासिल कर लेता था। और तो और कहे, कर्नल के खेमे में घुसकर कारतूस मांग कर चला गया। तो इसीलिए जो प्रश्न है कि वज़ीर अली के कारनामे जो थे कर्नल को रॉबिन हुड जैसे क्यों लगते थे, इसी वजह से लगते, उसकी हिम्मत और उसकी दिलेरी के कारण। दूसरा प्रश्न है, सादत अली कौन था? उसने वज़ीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा? तो इसका उत्तर है, सादत अली आशिफुद्दौला का छोटा भाई और वज़ीर अली का चाचा था। मैंने आपको जब वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में जब कहानी का, नाटक का जो की व्याख्या कर रहे थे, कहानी समझा रहे थे, तो उसमें मैंने बताया था कि सादत अली आशिफुद्दौला का छोटा भाई और वज़ीर अली का चाचा था। आशिफुद्दौला के कोई संतान न होने से सादत अली अवध का शासक बनने का सपना सजाए हुए था, और वज़ीर अली का जब जन्म होता है तो उसे देखकर सादत अली को लगता है कि अब वो कभी राजा नहीं बन सकता। इसलिए वज़ीर अली के जन्म होते ही उसे अपनी मौत दिखाई पड़ने लगती है और उसे लगता है कि वज़ीर अली की पैदाइश उसकी मौत है। तो इस तरह का उत्तर आप इसमें लिखेंगे। अब मैं बढ़ती हूँ तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? किस मकसद न था, उद्देश्य। सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था, क्या उद्देश्य था? तो इसका उत्तर मैं बता दूं क्या उद्देश्य था। उत्तर इस प्रकार है कि सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का यह उद्देश्य या यह मकसद था कि अवध पर अप्रत्यक्ष रूप से, सामने सामने नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा कर ले, अपनी ताकत के अंदर रख ले। सादत अली कायर था, मौका परस्त था, अवसरवादी था, और उसने अंग्रेज़ों से मित्रता कर ली। अंग्रेज़ों से शासक बनाकर अवध की आधी संपत्ति और 10 लाख रुपया वजीफ़ा बांध देते हैं, उसे देने लगते हैं, और अन्य वस्तुएं भी प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरीके से अवध के तख्त पे बिठाने के पीछे कर्नल का यही मकसद था कि मित्रता कर लें और सब कुछ प्राप्त कर लें। प्रश्न संख्या 4 का प्रश्न इस प्रकार है, कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वज़ीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की? तो मैं बता दूं कि कंपनी के वकील की हत्या करने के बाद वज़ीर अली बनारस से आजमगढ़ आ गया। आजमगढ़ के शासकों ने वज़ीर अली और उसके सैनिकों को अपनी सुरक्षा में ले कर के हिफाजत के साथ घाघरा तक पहुंचा दिया। फिर वहां से वो गोरखपुर के जंगलों में छिप करके
अपनी हिफाजत करता रहा। जहाँ कर्नल और लेफ्टिनेंट खेमा डाले बैठे हुए थे, उन्हीं जंगलों में वो बड़ी हिफाजत पूर्वक रह रहा था। अब मैं बढ़ती हूँ 5वें प्रश्न की तरफ। तो 5वां प्रश्न है, सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया? तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा। पहले मैं साधारण शब्द में, हक्का बक्का रहने की वजह ये थी कि वो उनसे कारतूस ले लिया, उनको डरा भी दिया, अपना परिचय भी दे दिया। तो उत्तर इस प्रकार लिखिए कि सवार के जाने के बाद कर्नल बिल्कुल डर जाता है, सन्नाटे में आ जाता है। तो लिखिए, कर्नल के सामने अचानक यूं आने वाला सवार स्वयं वज़ीर अली था। कर्नल सोच भी नहीं सकता था कि वज़ीर अली इतनी निडरता से उसके खुद के खेमे में आ जाएगा और कर्नल से कारतूस ले लेगा, जान बख्श देने की बात कहेगा कि आपने मुझे कारतूस दिया तो मैं आपकी जान छोड़ता हूँ, और अपना परिचय पूछने पर कि तुम कौन हो, तो वो कह के निकल जाता कि वज़ीर अली। तो कर्नल सन्नाटे में आ जाता है। उसको आश्चर्य होता है कि क्या कोई इतना भी हिम्मती हो सकता है। उसने वज़ीर अली के साहस और हिम्मत के कारनामे सुन रखा था और अचानक मौत के मुंह से वो बच गया, क्योंकि वज़ीर अली कहता कि मैं तुम्हारी जान बख्शता हूँ क्योंकि तुमने मुझे कारतूस दिए हैं। तो अपनी जान बचने के कारण वो बिल्कुल सन्नाटे में चला गया, हक्का बक्का हो गया कि इतना कैसे किसी के अंदर हिम्मत हो सकती है। अब मैं लिखित के ख प्रश्न पर आ रही हूँ, जो थोड़े बड़े होते हैं, 50 से 60 शब्दों के होते हैं। मैं उन पर आ रही हूँ और उन प्रश्नों को आपको समझाऊंगी। ख का पहला प्रश्न है, लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है? तो इसका उत्तर है, लेफ्टिनेंट को ऐसा इसलिए लगा होगा कि कर्नल के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है, क्योंकि वास्तव में दक्षिण भारत में टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों को भगाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे। उसने अफ़गान शासक शाहजमा से मदद मांगी थी। दूसरा कारण हो सकता है कि पूरब में बंगाल के नवाब का भाई शमसुद्दौला भी अंग्रेज़ों को पसंद नहीं करता है। उसने भी शाहजमा को आमंत्रित किया था। और तीसरा कारण हो सकता है कि अवध के पूर्व नवाब वज़ीर अली के मन में अंग्रेज़ों के विरुद्ध कूट कूट कर नफ़रत भरी हुई थी। वह शाहजमा के हमले के इंतज़ार में है ताकि शाहजमा का साथ देकर अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ सके। इसी कारण लेफ्टिनेंट को लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में अब एक लहर दौड़ गई है। प्रश्न संख्या 2 पे आती हूँ, 2 की चर्चा करती हूँ आपसे। वज़ीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों कर दिया? तो आपको पता ही है कि जब बनारस से उसे कलकत्ता के लिए तलब किया गया तो उसे बड़ा बुरा लगा। वो जाता है कंपनी के वकील के पास शिकायत करने, वो नहीं सुनता, उसको उल्टा सीधा कह देता है, तो वो भड़क जाता है और फिर उसके बदले में होता है। लेकिन आप उत्तर इस तरह लिखें कि वज़ीर अली एक साहसी, हिम्मती, चतुर, स्वाभिमानी, चालाक व्यक्ति था। हिम्मती था तो उसके अंदर चालाकी भी काफ़ी थी। वो जानता था कि परिस्थिति से कैसे निपटा जाता है, कैसे संभाला जाता है। तो बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति था। अंग्रेज़ों ने उसके चाचा सादत अली को मिलाकर उसे अवध का शासक बना दिया और आधी संपत्ति हथियाली स्वयं ले ली। और उसके साथ ही साथ वज़ीर अली के मन में अंग्रेज़ों के प्रति घृणा भरी थी। वज़ीर अली
जब कंपनी के वकील के पास पहुंचता है शिकायत लेकर, जब उसे बनारस से कलकत्ता के लिए तलब किया जाता है तो वो शिकायत लेकर पहुंचता है वकील के पास। वकील उसकी एक भी नहीं सुनता, उल्टे उसे खरी खोटी कह देता है। अब स्वाभिमानी वज़ीर अली को ये बहुत बुरा लगा, अपमानजनक लगा। अपने अपमान और अंग्रेज़ों के प्रति जो घृणा थी उसके चलते वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने खंजर निकाली और कंपनी के वकील की हत्या कर दी। इस प्रकार आपका ये प्रश्न पूरा हुआ। तो मैं आती हूँ सीधे अब प्रश्न संख्या 3 पर और आपको प्रश्न पढ़ के सुनाती हूँ। सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किया? तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखिए कि सवार जो अपनी जान की परवाह किए बिना कर्नल के खेमे में घुस जाता है, वास्तव में वही वज़ीर अली होता है। और वज़ीर अली कर्नल से लाव लश्कर डालकर जंगलों में रहने की वजह पूछता है कि आप इतना लाव लश्कर ले करके इस तरह यहाँ जंगलों में पड़े हैं क्यों? और तो और वो कर्नल से अकेले में बात करना चाहता है तो कहता है एकांत एकांत, तन्हाई कहकर एकांत बनाता है। कर्नल सोचता है कि ये वज़ीर अली थोड़े ही है, ये तो उसका कोई सूचना देने वाला, संदेश है देने वाला, कोई गुप्तचर है जो हमारे साथ मिलना चाहता है। तो वो बड़ा खुश होता है और उसे लगा कि ये ज़रूर वज़ीर अली की गिरफ्तारी में हमारी मदद करेगा। तो वो उसकी बातें सुनने लगता है और वज़ीर अली को पकड़वाने के नाम पर कि ये पकड़वा देगा, जब वो कारतूस मांगता है तो कर्नल ने 10 कारतूस उन्हें दे दिए। और जब 10 कारतूस दे दिए तो वज़ीर अली ने कहा कि आपने मेरी मदद की है, कारतूस दिए हैं तो मैं आपकी जान बख्शता हूँ। तो इस तरह करके उसने, सवार जो रहता है वो कर्नल से कारतूस हासिल कर लेता है अपनी हिम्मत और अपनी दिलेरी पर, अपनी जाबाजी पर, उसके खेमे में घुसकर तो हासिल कर लेता है। अब चौथा प्रश्न है कि वज़ीर अली एक जाबाज सिपाही था, कैसे? स्पष्ट कीजिए। अब इस प्रश्न के उत्तर में आपको लगभग कहानी का सारांश लिखना चाहिए। किस तरह से आप उसका परिचय दीजिए, फिर कैसे उसने गोरखपुर के जंगलों में पहुंचा, कैसे उसने वकील की हत्या की, सबका एक सारांश रूप होगा। संक्षेप में मैं आपको इसको बता देती हूँ कि वास्तव में वज़ीर अली जो था वो बहुत हिम्मती, साहसी और चतुर सिपाही है। अपनी जान की परवाह किए बिना अंग्रेज़ों से मुकाबला करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। और जब से उसे अवध की सत्ता से बेदखल किया गया, तब से उसके मन में एक ही लक्ष्य था, अवध का शासन पाने का, अंग्रेज़ों को भारत से भगाने का। और वो अपने मन में इस इच्छा को बिल्कुल बलवती कर लेता है कि कुछ भी हो वो अवध का शासन लेके रहेगा और अंग्रेज़ों को भगा के रहेगा। अंग्रेज़ों ने उसके चाचा सादत अली को मिला लिया था, उसे शासक बना दिया था, संपत्ति भी प्राप्त कर रहे थे और वज़ीर अली को बनारस भेज दिया। और जब बनारस से वज़ीर अली को कोलकाता बुलाया गया तो उसे और बुरा लगता है। वो जाता है अपनी शिकायत लेके वकील के पास, वकील उसकी बात नहीं सुनता, उल्टे उसे बहुत कुछ कह देता है। और तब उसे कुछ नहीं सोचता, वो उस वकील की भी हत्या कर देता है और भागकर आजमगढ़ पहुंचता है। आजमगढ़ में उसे मदद मिलती है और वो घाघरा तक पहुंचता है और घाघरा से होते हुए वो जंगलों में, गोरखपुर के जंगलों में जाकर छिपकर रहने लगता है। लोगों को लगता है कि वो नेपाल चला जाएगा, नेपाल भाग जाएगा और अपनी हिम्मत ताकत बढ़ाएगा, फिर आक्रमण करेगा, लेकिन वो गोरखपुर के जंगलों में रहता है और वहीं पर लेफ्टिनेंट और कर्नल खेमा लगाए हुए हैं, जहां वज़ीर अली अपने साहस और अपनी हिम्मत के साथ कर्नल के खेमे में घुसकर उनसे कारतूस लेता है, अपना नाम बताता है
और साथ ही उनकी जान बख्शने की वजह बताता है कि आपने मेरी मदद की, इसलिए मैंने आपकी जान छोड़ दी, आपकी जान बख्श दी। और अपना परिचय देते हुए अपनी जाबाजी का कारनामा दिखाते हुए वहाँ से चला जाता है। तो ये संक्षिप्त सी मैंने आपको चर्चा करके, इस लघु नाटिका की चर्चा करके मैंने आपको समझा दिया, आप इसी को लिखें। अब प्रश्न उठता है, आशय वाले प्रश्नों पर आते हैं। तो यद्यपि मैंने आपको सभी पाठों में, लगभग सभी पाठों में ये सारी चीज़ें समझाई हैं, फिर भी मैं थोड़ा बहुत समझा देती हूँ। पहला है आशय स्पष्ट करने का प्रश्न कि मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम, क्योंकि वज़ीर अली के कारनामों से अंग्रेज बिल्कुल डर गए थे, हफ्तों से जंगलों में खेमा डाले हुए थे, कहीं से उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और जब आपस में बात करते तो वो जंगल की ज़िंदगी से तंग आ गए थे। कर्नल जब लेफ्टिनेंट को सारी बातें बताता है तो उसे आश्चर्य होता है कि कुछ चंद लोगों को लेकर, मुट्ठी भर सिपाहियों को लेकर जंगल में डेरा डाले है, और उसके लिए हम हफ्तों से खेमा डाल के जंगल में बैठे हुए हैं। तो मुट्ठी भर आदमी के साथ इतना दमखम कैसे हो सकता है? तो उन्हें आश्चर्य होता है कि ये कैसे हो सकता है, इतना संभव नहीं है। और जब उन्हीं की आंख में धूल झोंक करके, घुस करके कारतूस ले लेता है, तब उन्हें समझ में आता है कि वास्तव में ये जाबाज सिपाही कितना हिम्मती और ताकतवर है। दूसरा प्रश्न इसका है कि गर्द तो ऐसे उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नज़र आता है। अब कर्नल और लेफ्टिनेंट अपने खेमे के बाहर बैठे हुए बातें कर रहे थे। उसी समय अचानक धूल उड़ती हुई नज़र आती है। सिपाही आके खबर देता है कि कहीं दूर से धूल उड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। लेफ्टिनेंट खिड़की से झांकता है तो धूल से भरा हुआ वातावरण होता है। तो उसे लगता है कि इतनी गर्द उड़ रही है, लग रहा है पूरा काफिला आने वाला है। लेकिन दिखाई उसको सिर्फ एक आदमी पड़ता है कि एक घोड़े पर सवार व्यक्ति जो है बड़ी निडरता पूर्वक तूफान की तरह चला आ रहा है और आकर के एकदम खेमे के बाहर खड़ा हो जाता है, मानो खुद में पूरी सेना हो। उसे जरा भी डर नहीं लगता। तो यही उसे लगता है, और अकेले ही अपने दमखम के बल पर, अपनी ताकत और हिम्मत और साहस के बल पर कर्नल के खेमे में घुसकर अपना परिचय देते हुए उनसे कारतूस लेके निकल जाता है। तो यही यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसे हिम्मत होती है एक जाबाज सिपाही के भीतर। अब मैं आपको आगे ले चलती हूँ भाषा अध्ययन पर। भाषा अध्ययन में पर्यायवाची शब्दों को तो आपको इसलिए जानना चाहिए कि आपको कभी सीन अनसीन पैसेज में इसका शब्द का अर्थ मांग ले, पूछ ले तो आप लिख सकें। तो मैं आपको थोड़ा सा बता ही देती हूँ कि खिलाफ का मतलब होता विरुद्ध, पाक का मतलब होता पवित्र, उम्मीद का मतलब होता आशा, हासिल का मतलब होता प्राप्त कर लेना, कामयाब का मतलब होता है सफल, वजीफ़ा छात्रवृत्ति या सरकारी धनराशि कहना चाहिए, और नफ़रत तो घृणा को कहते हैं, हमला आक्रमण है, इंतज़ार प्रतीक्षा, और मुमकिन संभव। तो ये इसके हिंदी शब्द हो गए या पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं। दूसरा प्रश्न है आपको वाक्य प्रयोग करना, तो मुहावरे दिए हैं। अब मुहावरों का वाक्य प्रयोग तो आपका पाठ्यक्रम है व्याकरण का, जो आपको आना चाहिए। तो मैं इसको गृह कार्य करती हूँ, आप इसको स्वयं करिए। आँख में धूल झोंकना, धोखा देना, कूट कूट कर भरना, यानी पूरी तरीके से संपूर्ण रूप से तैयार रहना, काम तमाम करना, ख़त्म कर देना, जान बख्श देना, छोड़ देना, हक्का बक्का रह जाना, आश्चर्य में पड़ना। तो इस तरीके से आप जो है मुहावरों का वाक्य प्रयोग करिए। और तीसरा प्रश्न जो है कारक वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताता है। निम्नलिखित वाक्यों में कारकों को रेखांकित कर
उसके नाम लिखिए। तो बच्चों वैसे तो ये कक्षा 8 का पाठ्यक्रम है, तो मुझे तो ये उम्मीद है आप लोगों से, आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, तो कक्षा 10 के विद्यार्थी होने के कारण आपको ये आना चाहिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको आता होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। हालांकि आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इस तरह के प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में नहीं पूछे जाते, फिर भी आपको व्याकरण है जानकारी होनी चाहिए। तो प्रश्न है, जंगल की ज़िंदगी बड़ी खतरनाक होती है। तो यहाँ जंगल की ज़िंदगी से संबंध जोड़ा गया है, तो संबंध कारक हो गया। यद्यपि इन प्रश्नों में आपको जंगल की ज़िंदगी रेखांकित करने को कहा है, तो आप रेखांकित कर दीजिए वहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका संबंध कारक। दूसरा है, कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में। तो कंपनी के खिलाफ का की के संबंध स्थापित करता है, तो यहाँ संबंध कारक कंपनी के खिलाफ में। और हिंदुस्तान में तो में पर जो होता है अधिकरण कारक होता है, तो इसमें अधिकरण कारक हो जाएगा। तो इस तरह से मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। वज़ीर अली को उसके पद से हटा दिया गया। अब वज़ीर अली को, तो ये कर्म कारक हो गया, इसको रेखांकित करिए। पद से हटा दिया गया तो अलग कर दिया गया, तो अपादान कारक है, तो पद से रेखांकित कर दीजिए। फिर अगला है, फौज के लिए कारतूस की आवश्यकता थी। तो फौज के लिए, तो इसको रेखांकित करिए और संप्रदान कारक लिखिए। कारतूस की आवश्यकता थी, तो यहाँ संबंध दिख रहा है कारतूस की, इसको संबंध कारक लिखिए। फिर उसके बाद है, सिपाही घोड़े पर सवार था। तो में और पर अधिकरण कारक का चिन्ह होता है, तो ये घोड़े पर रेखांकित कीजिए और वहाँ लिखिए अधिकरण कारक। तो इस तरीके से मैंने आपको ये भी समझा दिया। अब आगे का प्रश्न पढ़ के आपको समझा देती हूँ कि चौथा प्रश्न है, क्रिया का लिंग और वचन सामान्यतः कर्ता और कर्म के लिंग और वचन के अनुसार निर्धारित होता है। वाक्य में कर्ता और कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार जब क्रिया के लिंग, वचन आदि में परिवर्तन होता है तो उसे अन्विति कहते हैं। क्रिया के लिंग वचन में जो होता है उसे अन्विति कहते हैं। तो यहाँ पर ये उदाहरण दिया है, क्रिया के लिंग वचन में परिवर्तन तभी होता है जब कर्ता या कर्म परसर्ग रहित हो, परसर्ग चिन्ह जिसमें न हो। तो उदाहरण दिया है, सवार कारतूस मांग रहा था। अब सवार का जो चिन्ह है वो कर्ता कारक है और इस कर्ता का चिन्ह होता है कर्ता, ने चिन्ह होता है, तो कर्ता का। लेकिन यहाँ पर क्रिया जो है वो पास्ट टेंस की है, भूतकाल की है, इसलिए यहाँ पर चिन्ह की आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो सवार कारतूस मांग रहा था। तो अब ये ऐसे हम बोलेंगे कि सवार ने कारतूस, तो हमें तुरंत लिखना पड़ा मांगा, क्रिया परिवर्तित करनी पड़ेगी, इस कारण ये कर्ता के कारण ऐसा संभव है। दूसरा है, सवार ने कारतूस मांगे, ये कर्म के कारण बदल गई भाषा। तो इसी तरह से नीचे आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उसको आपको समझाना है, बताना है। ने लगाकर आपको पुनः दोबारा लिखिए, सिर्फ आपको ने लगाना है, कर्ता ने, तो कर्ता के रूप में इसको परिवर्तित करना है। तो पहला प्रश्न है, घोड़ा पानी पी रहा था। तो आप इसको कहेंगे घोड़े ने पानी पिया। फिर दूसरा कहेंगे, बच्चे दशहरे का मेला देखने गए। तो आप कहेंगे बच्चों ने दशहरे का मेला देखा।
फिर करेंगे रॉबिनहुड गरीबों की मदद करता था। रॉबिनहुड ने गरीबों की मदद की। फिर चौथा है देश भर के लोगों की प्रशंसा कर रहे थे। देश भर के लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे, तो इसका हो जाएगा देश भर के लोगों ने उसकी प्रशंसा की। तो इस तरीके का प्रश्न यहाँ होगा। और पांचवा प्रश्न जो है वो विराम चिन्ह लगाने का है, और विराम चिन्ह आप लोगों ने कक्षा 9 में व्याकरण पाठ्यक्रम में पढ़ा है, इसलिए आपका ये होमवर्क है। तो मैंने आपको भाषा के प्रश्नों को पूरी तरह से करा दिया और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो आपको ये पाठ मैंने यहाँ पर पूरा किया, और इसी के साथ पूरा गद्य खंड का सारा पाठ जो है वो पूरा हो गया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। आप इसको दोहराइए, आप इसके दोनों वीडियो को बार बार देखिए, और देखने के साथ ही साथ आप इसके प्रश्नों को करिए। तो मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, और एक नए वीडियो के साथ, एक नए पाठ के साथ आपसे पुनः मिलती हूँ।